हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज क्लास 10th के मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड ने जारी किया है 2024 के लिए, ये मॉडल पेपर बोर्ड जो जारी करता है, बोर्ड में जो पेपर आते हैं ठीक इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इससे ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो है बोर्ड परीक्षा के लिए अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं और विज्ञान की तैयारी ढंग से करनी है, पेपर कैसे आता है, तो इसको आप अवश्य देखें। इसमें सबसे पहले तो कुछ निर्देश दिए गए होते हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70, तो 70 की ये थ्योरी और 30 जो है इंटरनल असेसमेंट, जिसमें कि प्रोजेक्ट वर्क इत्यादि होते हैं। प्रारंभ का जो 15 मिनट है यह दिया जाता है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। प्रश्न पत्र 2 खंड में बटा होता है, अ और ब। अ खंड बहुविकल्पीय होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं और बहुविकल्पीय होते हैं। ये 20 क्वेश्चन जिनको OMR सीट पर जो है भरना होता है। इनके आंसर जो होते हैं ABCD क ख ग घ जो दिए गए होते हैं, जो सही होता है उस विकल्प को OMR सीट में भरनी होती है। और जो खंड ब का क्वेश्चन होता है वर्णनात्मक होता है, ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होता है, जिसमें कि आपको निर्धारित अंक के अनुसार जो है उसके आंसर को लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न खंड क का उपखंड का, 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय है। तो अगर दोनों तरफ से घिरा हुआ है तो दर्पण तो होगा नहीं, त्रिज्या नहीं होगी, समतल दर्पण नहीं होगा, ये होगा गोलीय लेंस। दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो बड़ा प्रतिबिंब किसमें बनता है? ये बनता है अवतल दर्पण में। किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब यानी वस्तु रखी गई है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, क्या है? समंजन क्षमता होती है, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। ए में दिया गया है तो विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? ये होता है वोल्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत शक्ति ये होता है वाट। प्रतिरोध इसका होता है ओम। तो इस तरह से क्रम आप देखिए, चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा और तीसरा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। 2 चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, लंबाई और व्यास समान है तो प्रतिरोध भी समान होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो अगर मान लेते हैं RR है तो R1 बराबर RR 2R हो गया। समांतर में जोड़ेंगे तो 1/R2 अगर है तो 1/R प्लस 1/R2 अपान R, यानी ये R/2 हो जाएगा। अब R1 अपान R2 का जो अनुपात है ये हो गया 4:1 का। तो प्रतिरोध तार में उत्पन्न उष्मा जो है H प्रोपोर्शनल R होती है, यानी H = I² RT होता है। तो ये रेशियो हो जाएगा 4:1। डी ऑप्शन सही होगा। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कैसा होता है? सभी बिंदुओं पर समान होता है। खंड ख जो कि केमिस्ट्री का पोर्शन होगा, बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र है। ये चारों दिए गए हैं। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, जिसमें अगर ये रिंग बनती है तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो ये देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, एक छोड़ करके फिर ये डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, कौन सा है? तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 के बाद जो है ये उक्त के संदर्भ में सही विकल्प पूछा है। तो ऑप्शन आपको ABCD में से यहाँ से लिखना होगा। तो ये देखिए CH4 और C2H4 या CnH2n+2 पर लागू होता है। CH3OH CH3COH ये OH अल्कोहल ग्रुप हो गया और ये
अम्ल ग्रुप हो गया। इसी तरह से ये अल्कोहल और ये एथेन का हो गया, यहाँ पर CH3OH और C2H5OH, तो ये फर्स्ट और फोर्थ सही होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। पृथ्वी की भू परपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को कहते हैं खनिज। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? तो दांतों का क्षय जो है जब मुंह का pH 5.5 से कम होता है तो वह एसिडिक होने लगता है, यानी 7 से कम होता तो होता है, लेकिन जो कैविटी बनती है यह 5.5 से कम होने पर कोरोड होने लगता है, तो कैविटी बन जाती है। अब ये कथन जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है, यह एक विस्थापन अभिक्रिया है। तर्क क्या है कि जिंक जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है। तो देखिए यह जो है जिंक जो है H2SO4, तो इसमें क्या किया, जिंक ने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, तो इसका मतलब है कि यह विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक, तो लेकिन ये जिंक जो है ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जिंक ऑक्साइड बनाता है, ये तर्क गलत है। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो कथन है वो सही है, लेकिन तर्क जो है वो क्या है, स्पष्ट, ये बनाता तो है लेकिन इसका जो सही कारण है वो नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर होगा बी। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। NaOH के साथ क्या रिएक्ट करेगा कि CH3COONA और H2O बने? तो ये होता है CH3COOH। उपखंड ग, अंतः श्वसन के दौरान वायु प्रवाह का सही मार्ग कौन सा है? तो देखिए नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली और कूपिकाएं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन, पिता से प्राप्त क्रोमोसोम से बच्चों के लिंग का निर्धारण होता है। कारण, मानव पुरुष में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। विद्युत आवेग के प्रवाह की सही दिशा कौन सी है? ये न्यूरॉन का फिगर आप देख रहे हैं कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे कैसे जो है सिग्नल का आदान प्रदान होता है। तो देखिए तंत्रिका आवेग डेंड्राइट्स में शुरू होते हैं, कोशिका शरीर की ओर बढ़ते हैं और फिर अक्षतंतु के नीचे की ओर बढ़ते हैं। एक तंत्रिका आवेग विद्युत और रासायनिक संकेतों के रूप में न्यूरॉन के साथ यात्रा करता है। अक्षतंतु टिप एक सिनेप्स पर समाप्त होती है। सिनेप्स प्रत्येक अक्षतंतु टिप और अगली संरचना के बीच का जंक्शन है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी सही है। थायरॉक्सिन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए लौह आवश्यक नहीं होता है, बल्कि आयोडीन की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित चित्र में भाग A, B, C किस क्रम में है? तो देखिए A प्रांकुर है, B बीजपत्र है और C मूलांकुर है। तो ये ऑप्शन नंबर C हो गया। जनन की अलैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्योंकि देखिए अलैंगिक जनन में ही केवल एक जनक भाग लेता है, अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इसका सही है। एक आहार श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन सा होता है? मांसाहारी प्राणी होता है। यह वर्णनात्मक प्रश्न है, पहले है फिजिक्स का पोर्शन। उपखंड क, दृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो पहला 2 नंबर का और ये। तो दृष्टि दोष क्या है कि जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है तो वस्तु व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, इसे ही नेत्र का दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतया, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टिता। हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के पश्चात ही क्यों दिखाई देते हैं? तो वर्षा के पश्चात जल की कुछ बूंदें वायुमंडल में लटकी रहती हैं। गुरुत्व के कारण इनका आकार छोटे छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करने लगता है और जब प्रकाश की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो श्वेत प्रकाश अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके कारण आकाश में हमें इंद्रधनुष दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? और सेकेंड है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तो उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समानांतर जो आने वाली प्रकाश की किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर केंद्रित होती हैं, अर्थात प्रकाश की किरणों को यह अभिसरित करता है, एकत्रित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग
तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है चेहरा देखने, शेविंग दर्पण के रूप में। दांत, नाक, कान एवं गला के डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं। इस दर्पण का उपयोग टॉर्च, मोटर कार, इंजन की हेडलाइट में भी होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग स्कूटर, बाइक, कार आदि में साइड मिरर में किया जाता है और सड़क के किनारे लगे लैंपों में किया जाता है। किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो R का मान दिया 4 ओम, T 1 सेकेंड, H 100 जूल है। विभवांतर क्या होगा? तो H बराबर होता है V²/R इंटू टी। तो अगर यहां मान रखें तो V² बराबर H का मान हो गया 100 इंटू R का मान 4 और ये हो गया 1/E1, तो ये 400 हो गया। तो V बराबर √400 यानी V बराबर हो जाएगा 20। तो प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर होगा ये होगा 20 वोल्ट। सेकेंड पार्ट में 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत इस्त्री यानी इलेक्ट्रिक प्रेस 5 एम्पियर विद्युत धारा लेती है। 30 सेकेंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। तो R का मान दिया है 20 ओम, I 5 एम्पियर, T 30 सेकेंड, H क्या होगा? तो H बराबर I²RT होता है। तो ये 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू 30, तो हो जाएगा 25 × 600 यानी 15,000 जूल या 1.5 इंटू 10⁴ जूल। प्रश्न नंबर 4, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा कि यदि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो कटान बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होंगी जो उस बिंदु पर 2 बलों की दिशा को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। सेकेंड पार्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों को लिखिए। और तीसरा पार्ट है किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है? तो सेकेंड पार्ट चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर और चुंबक के भीतर यानी अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद, सतत तथा वृत्ताकार पथ के रूप में पाई जाती हैं। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। और चौथे का थर्ड पार्ट, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत वाही जो धारावाही चालक है इस पर लगने वाले बल का सूत्र होता है F बराबर ILB sin थीटा। तो अधिकतम तब होगा जब साइन का मान अधिकतम होगा और साइन का मान अधिकतम 1 होता है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। अर्थात धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा जाएगा तो चालक पर लगने वाला बल अधिकतम होगा। इसका अथवा पार्ट है फ्यूज तार विद्युत साधित्रों का बचाव किस प्रकार करता है, यानी फ्यूज की वजह से जो उपकरण है कैसे बचते हैं। तो देखिए, फ्यूज तार धातु का पतला कम गलनांक वाला तार होता है। जब कभी धारा प्रवाह या वोल्टता बढ़ती है तो फ्यूज तार अधिक गर्म होने के कारण जलकर या गलकर टूट जाता है, जिससे परिपथ में जो संबद्ध विच्छेद हो जाता है और इसके कारण घर के अंदर परिपथ में चलने वाले विद्युत उपकरण अधिक धारा प्रवाह के कारण जल जाने से सुरक्षित हो जाते हैं। सेकेंड पार्ट है धारावाही परिनालिका के उपयोग द्वारा किन अवस्थाओं में स्थायी विद्युत चुंबक प्राप्त किया जाता है। परिपथ आरेख खींचकर उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इसका अथवा पार्ट में देखिए, ये फिगर हम बना देंगे नॉर्थ साउथ। और धारावाही परिनालिका के उपयोग से अस्थायी चुंबक प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। परिनालिका के अंदर की छड़ को स्टील या एल्निको की कोर पर तार लपेटकर बनाया जाना चाहिए, जिससे चुंबकित होने के पश्चात देर तक चुंबकीय गुण बना रहे। परिनालिका में दिष्ट धारा प्रवाहित होनी चाहिए और परिनालिका में लपेटे गए तार के फेरों की संख्या अधिक और सघन होने चाहिए, जिससे इसके भीतर एक प्रबल एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके। उपखंड ख, अब यहां पर केमिस्ट्री का पार्ट शुरू होगा। तो निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है, तो ये होगा इसका रिएक्शन। जिंक प्लस H2SO4 ZnSO4 और H2 गैस बनेगी। सेकेंड है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ, तो Mg + 2HCl MgCl2 + H2।
नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। तो अब इसमें जो है N2 + 3H2, तो ये बना देगा 2NH3। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो 2H2S + 3O2, 2H2O + 2SO2। निम्नलिखित का कारण बताइए। प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लेटिनम, सोना एवं चांदी की तन्यता, आघात वर्धनीयता और धात्विक चमक अधिक होती है, इसी कारण इन्हें आभूषण बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क से धातु के निष्कर्षण के लिए उसे ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि इससे अशुद्धियां वाष्पित हो जाती हैं, जिससे धातु के यौगिक के अपचयन में सरलता होती है। धातुओं को उनके ऑक्साइड से पृथक करना आसान होता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? सहसंयोजी आबंध के 2 लक्षणों को लिखिए। तो सहसंयोजी आबंध वह रासायनिक आबंध है जिसमें परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन युग्मों का सहभाजन, शेयरिंग होता है। सहसंयोजी आबंधन में अनेक प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं होते हैं। सहसंयोजी आबंध के लक्षण, इनमें क्वथनांक गलनांक कम होता है, सामान्यतः गैस या द्रव अवस्था में होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय यौगिक होते हैं। सेकेंड पार्ट में है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ये दिया गया है CH3 CH2 CHO और CH3 CO CH3। और सेकेंड पार्ट में है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर झाग के निर्माण को समझाइए। तो देखिए पहले IUPAC नाम देखिए, CH3 CH2 CHO। CHO जो है एल्डिहाइड ग्रुप है, अल लगता है, तो ये हो गया प्रोपेनल। CH3 CO CH3 ये कीटोन ग्रुप है, तो ये हो गया प्रोपेनोन। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो होते हैं, यह आयन साबुन के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण बनाते हैं, साल्ट, जो जल में अघुलनशील होते हैं। इन्हीं अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के कारण झाग का निर्माण नहीं होता है। इसका अथवा पाठ है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। विकृत गंधिता, रेडॉक्स अभिक्रिया, एस्टरीकरण अभिक्रिया। तो विकृत गंधिता क्या होती है? जब वसायुक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ का वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से वह उपचयित हो जाता है, जिसके कारण उस खाद्य पदार्थ का स्वाद एवं गंध दोनों बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया, तो यह रेडॉक्स का मतलब होता है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe। एस्टरीकरण, तो जब एसिटिक अम्ल, एथिल अल्कोहल या अल्कोहल कह सकते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एस्टर फल जैसी जो है गंध आती है और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो इसमें ये रिएक्शन है CH3COOH + C2H5OH और ये बनेगा CH3COO C2H5 + H2O। एसिटिक अम्ल हो गया, ये एथिल अल्कोहल, ये एस्टर बना जिसकी फ्रूट लाइक स्मेल होती है, और ये जल। ये बायो का पोर्शन है। जैव निम्नीकरणीय और गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के बीच अंतर बताइए, इनके उदाहरण दीजिए। देखिए, वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका जैविक कारकों द्वारा अपघटन हो जाता है वे जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं, और जिनका अपघटन नहीं होता है अजैव कहलाते हैं। जैसे घरेलू कचरा, रुई, पट्टी, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट, ये जैव निम्नीकरणीय है। गैर वाले में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सिरिंज, ये जो है गैर जैव निम्नीकरणीय है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित चित्र में अंतःस्रावी ग्रंथियों को नामांकित कीजिए। A, B, C और ये D चारों दिए गए हैं। तो A है पीनियल काय ग्रंथि, B पिट्यूटरी ग्रंथि है, C थायराइड या तथा पैराथायराइड ग्रंथि है, और D थाइमस ग्रंथि है। तो इसे आप कॉपी में A, B, C, D के फॉर्म में लिख देंगे।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसकी व्याख्या इस तथ्य में निहित है कि मानव के सभी गुणसूत्र पूर्ण रूपेण युग्म नहीं होते हैं। मानव में अधिकतर गुणसूत्र माता और पिता के गुणसूत्रों के प्रतिरूप होते हैं। इनकी संख्या 22 जोड़े है, परंतु एक युग्म जिसमें लिंग गुणसूत्र कहते हैं जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होते हैं। स्त्री में गुणसूत्र का पूर्ण युग्म होता है तथा दोनों X कहलाते हैं, लेकिन पुरुष में यह जोड़ा परिपूर्ण जोड़ा नहीं होता है, जिसमें एक गुणसूत्र सामान्य आकार का X होता है और दूसरा गुणसूत्र छोटा होता है जिसे Y गुणसूत्र कहते हैं। अतः स्त्रियों में XX और पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं। क्या अब हम X और Y का वंशानुगत पैटर्न पता कर सकते हैं? तो इसमें क्वेश्चन है कि लिंग निर्धारण वंशानुगत कैसे हो सकता है? मानव में बच्चे के लिंग का निर्धारण कैसे होता है? तो देखिए, पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़े प्लस XY यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 दूना 44 और ये 2 46 हो गए। स्त्री में जो है 22 जोड़े और ये XX, तो 22 दूना 44 और 2 46 ये गुणसूत्र होते हैं। तो मनुष्य में लड़के अथवा लड़की का होना इन्हीं लिंग गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। तो अभी देखिए कैसे, जैसे पुरुष में क्या पाया गया और स्त्री में क्या? पुरुष में XY पाया जाता है और स्त्री में XX। अब अगर यह X, यह जो है X और ये X मिलते हैं तो ये दोनों सेम हुआ, तो अब यहां पर फॉर्मेशन होगा फीमेल चाइल्ड का यानी लड़की। पुरुष का अगर ये Y गुणसूत्र और स्त्री का X गुणसूत्र मिलता है तो XY फॉर्म होता है और इस प्रकार से मेल चाइल्ड यानी लड़का। मानव आहार नाल का आरेख बनाइए और उसमें निम्नलिखित भागों को नामांकित कीजिए: मुख, ग्रसिका, आमाशय तथा छोटी आंत। तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा और इसमें मुख, ग्रसनी, ये ग्रास नली, इसको जो है ये बनाना होगा। ये आमाशय है, यकृत है, अग्नाशय है, पित्ताशय, आंत, ये मलाशय, मलद्वार। तो ये इसमें जो है आपको ये नामांकित करना होगा। इसके बाद अथवा पार्ट इसका है, दोनों में से एक करना होगा। स्त्री केसर का स्वच्छ एवं नामांकित आरेख बनाइए तथा उसमें पराग नली की वृद्धि और बीजांड में उसके प्रवेश करते हुए दिखाइए। तो इसका ये फिगर होगा जिसमें ये परागकण, वर्तिकाग्र, नर युग्मक, परागनली, अंडाशय और ये मादा युग्मक। तो ये फिगर आपको क्लियर कट इस तरह से बनाना होगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो लेबलिंग भी अच्छे से इसकी होनी चाहिए।